Hello guys, myself Rahul Sharma and I'm teaching physics since last 12 years. So today we'll start with a new chapter, that is chapter number 1 of physics. Its name is units and dimension. Okay? अच्छा, ये चैप्टर स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे फॉर जेई एंड नीट एग्ज़ाम, राइट? यूनिट्स एंड डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज़ द सिलेबस विच वी विल कवर, और ये सिलेबस पूरी तरह जो आपको नीट और जेई में पूछा जाएगा. फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इसका जो डेफिनेशन है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आते हैं. एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वेरी इंपॉर्टेंट, एरर्स इन मेजरमेंट एंड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. ये आपके प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप प्रैक्टिकल्स में करते हैं 11th क्लास में. इस पे भी आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, खासकर जेई में तो आते ही है और नीट में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट? तो ये सिलेबस हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में. नाउ द पॉइंट नंबर 1 इज डेफिनेशन. शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटी. अब देखो बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है. सो ऐसी कोई भी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मास, यहाँ पे एग्जांपल दिया है मास. मास किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता, नो डाउट. अगर मैं वेट की बात करता हूं तो वेट का फॉर्मूला आता है मास इनटू ग्रेविटी. तो वेट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पे और ग्रेविटी पे. बट यहाँ पे ये जो मास है ये ऐसी क्वांटिटी है जो किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है. अनदर एग्जांपल इज टाइम. टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है. लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है लेंथ. हाँ, बट अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो नो डाउट एरिया, अगर सपोज मैं रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. दोनों ही डिस्टेंस है, बट एरिया जो है लेंथ और ब्रेथ इन दोनों पे डिपेंड कर रही है. तो एरिया इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है लेंथ पे एज वेल एज ब्रेथ पे. बट सिर्फ अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो लेंथ किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है. सो दिस आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं. सो डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, और एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हाट डू मीन बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज. ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी अगर किसी पे डिपेंड नहीं करती है तो डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी अलग अलग दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज पे डिराइव कर, जिस पे डिपेंड करती होगी, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, the physical quantities which are derived from fundamental quantities are called as derived quantities. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं कि फोर्स. अब फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ का जो फाइनल रिजल्ट आता है एक्सेप्शन के बाद, आफ्टर द एक्सेप्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है, फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सेलरेशन पे. यहाँ पे मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी अपने आप में. खैर अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं. आपको ये समझना है कि जो फोर्स जो क्वांटिटी है यहाँ पे, ये जो फोर्स है ये मास और एक्सेलरेशन इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, इसलिए फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज. अनदर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. एरिया मैं बता चुका हूँ, लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ है, या पायर स्क्वायर हुआ सर्कल का एरिया, तो वो रेडियस पे डिपेंड करता है कि सर्कल का एरिया क्या आएगा. अच्छा, और कोई क्वांटिटीज़ देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की बात करता हूँ मैं. मोमेंटम हमें पता होना चाहिए, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा है.
और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे। इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके मोमेंटम बन रहा है, इसलिए मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एरिया हो गया, एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, या एक काम करता हूँ मैं एक्सेलरेशन को ऐसे डिफाइन करता हूँ, एक्सेलरेशन मेरा होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे और टाइम पे डिपेंड करता है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज अगेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी। बात समझ में आ गई बच्चों? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which are derived from other quantities, yeah, which are derived from other fundamental quantities are called as derived quantities. So दो basic definitions है, what do you mean by fundamental quantity and what do you mean by derived quantities, ठीक है। then next second point पे आते हैं। next point हमारा है SI system। SI system इंटरनेशनली बोला जाता है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है इसको। तो ये जो 7 टाइप्स है ये हम लोग को याद करना है इस टेबल को, ये हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर याद होने चाहिए। ऑल 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो बहुत ज़्यादा यूज होंगे SI यूनिट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट SI यूनिट इज, क्या दिया है फर्स्ट इज लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और उसका सिंबल होता है स्मॉल m। आपको सिंबल याद रखना है, यूनिट याद रखना है और फिजिकल क्वांटिटी रखनी है। देन आएगा मास। मास का ऐसा यूनिट हमको याद होना चाहिए किलोग्राम, स्मॉल के स्मॉल जी, याद रखिए स्मॉल के स्मॉल जी। थर्ड टाइप का क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी मास, टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स, डिनोटेड बाय स्मॉल s। देन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है टेम्परेचर। ऐसा यूनिट इसका केल्विन है बच्चों, सेल्सियस नहीं है, याद रखना। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड नॉट डिग्री सेल्सियस, and the symbol used for Kelvin is capital K because it depends on, ये जो है साइंटिस्ट के नाम पे था। साइंटिस्ट एक थे केल्विन जिन्होंने टेम्परेचर का यूनिट डिराइव किया था, इसलिए उनके नाम पे दिया गया इसका ऐसा यूनिट, एंड इसका जो सिंबल है वो कैपिटल K, राइट। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम सबको पता है, जो हमारे घरों में करंट आता है, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है कैपिटल A। अगेन एम्पियर करके साइंटिस्ट थे तो उनके नाम पे रखा गया है, सो सिंबल यूज करेंगे कैपिटल A। तो बच्चों हम लोग को याद रखना है, अगर किसी के नाम पे यूनिट डिराइव है तो उसका सिंबल कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, अदरवाइज वो स्मॉल लेटर में रहेगा, राइट। तो एम्पियर का सिंबल जो है कैपिटल A है क्योंकि वो नाम है साइंटिस्ट का। देन नेक्स्ट हमारा यूनिट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है, हम कोई भी मार्केट से जब बल्ब लेके आते हैं या ट्यूबलाइट लेके आते हैं तो वो कितनी रोशनी देगी, कितना उजाला देगी, कितनी उस लाइट की इंटेंसिटी रहेगी, उस इंटेंसिटी को हम लोग जब मेजर करेंगे, उसको मेजर करने का जो यूनिट होता है, दैट यूनिट इज कॉल्ड एज कैंडेला एंड इट्स सिंबल एज CED, कैड, ओके। कैंडेला इज द ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पे बच्चों ल्यूमिनस का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। एंड लास्ट, ये आप सब लोग ने बहुत बार सुना होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इट इज मोल। ऐसा यूनिट इज मोल, MOLE, एंड इट्स सिंबल इज MOL, राइट। तो हमको ये सातों याद रखने हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। तो ये 7 SI यूनिट्स है। अच्छा, इसके बाद 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हम लोग को दी गई हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जैसे कि हम लोग ने बच्चों 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ा है आप सब लोग ने? बिल्कुल, आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को याद होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा।
यहाँ पे ये जो थीटा था, थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। जैसे ट्राइंगल बनता था तो ट्राइंगल की दो लाइंस के बीच का जो एंगल था, वहाँ पे वो जो एंगल था थीटा, वो एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा कुछ बन रहा था। मैं देखो यहाँ बना के समझा रहा हूँ आपको। ये एक लाइन थी और ये एक लाइन थी, इन दोनों के बीच का ये एंगल बनता था थीटा। अब बच्चों ये एंगल जो बन रहा था ये 2 डायमेंशन में बन रहा था। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जब हम पेपर पे कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं 2D। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, चश्मा लगाते हैं, 3D हो जाता है वो। आपको कोई चीज़ लगती है अपने पास आ रही है तो उसमें एक्स वाई और जेड एक्सेस तीनों आ जाते हैं। यहाँ पे जब हम पेपर पे कोई चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होता है, इसलिए उसको 2D बोला जाता है। तो जब कोई एंगल 2D में रिप्रेजेंट होता है या कैलकुलेट होता है, उसको फिजिकल एंगल कहा जाता है। दो लाइंस के बीच का एंगल फिजिकल एंगल क्वांटिटी का नाम है। और उसका जो एसआई यूनिट है आपको पता होना चाहिए, रेडियंस। हम लोग को डिग्री पढ़ाया जाता है, हम लोग डिग्री का यूज़ करते हैं, बट जो एसआई यूनिट है जो पूरा वर्ल्ड यूज़ करता है, इट इज़ रेडियंस। मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, कैसे कन्वर्जन है। अगर डिग्री दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप मैथ्स में पढ़ोगे, आपको आता होगा। सो एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल एंगल दैट इज थीटा, यानी 2 डायमेंशन में जो होता है उसको, उसका एसआई यूनिट है रेडियन एंड इट्स सिंबल इज RAD, रेड। देन सेकेंड टाइप का जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है हमारी सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों? देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया सा। आप सभी लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी, राइट? खाई है सबने। आप सभी लोगों ने आइसक्रीम को कोन में भी खाया होगा। जब हम कोन को देखते हैं, अगर मैं 2D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मेरा आइसक्रीम का कोन ऐसा कुछ दिखता है, बराबर बच्चों? आइसक्रीम का कोन ऐसा कुछ दिखता है। इस समय यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो, इस कोन में जब तुम पूरी आइसक्रीम खाने के बाद देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, खाली कोन है, कोन को नहीं खाया हमने, सिर्फ कोन के अंदर की आइसक्रीम को खा लिया है। अब जब कोन के अंदर मैं देखूंगा तो मुझे एक एंगल दिखेगा। वो जो एंगल है वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। जो 3 डायमेंशन में मुझे दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल। जो पूरे सरफेस को, कोन के सरफेस से जो एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स पे, उस एंगल को बोला जाता है सॉलिड एंगल। और इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों स्टार रेडियन। क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है ऐसा यूनिट इज स्टार रेडियन एंड इट्स सिंबल इज SR। इसका सिंबल क्या होता है? SR, स्टार रेडियन। फिजिकल एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टार रेडियन। ये सॉलिड एंगल का हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक करके एक चैप्टर है, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लगता है। रोटेशन मोशन में थोड़ा सा लग सकता है, तो वहाँ पे हम लोग को ये लगेगा। अभी हमको सिर्फ पता होना चाहिए सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो स्टार रेडियन होता है एंड इट्स सिंबल इज SR। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों पॉइंट नंबर 3 आता है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोग ने सुना होगा किलोग्राम। किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स होता है। तो ऐसे बहुत ही बेसिक चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। मिलीग्राम मतलब 10⁻³ 1/1000 होता है। तो ये चीज़ें आपको पता है। जो चीज़ें आपको 11th में नई चीज़ें जो आपको सीखनी है, उसमें से एक पहला वाला जो प्रैक्टिकल यूनिट है इट इज़ 1 फर्मी। 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻15 मीटर। कितना होता है बच्चों? 10⁻15 मीटर। मतलब आप समझ जाओगे 1/100000000 ऐसा कितनी बार? 15 बार। सो इसको लिखा जाएगा 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन आता है इसकी जरूरत क्या पड़ गई भाई? इतनी वैल्यू कहाँ मिल रही है हमको? तो 1 फर्मी की जो वैल्यू है बच्चों, देखो आप लोग ने 10th क्लास में पढ़ा होगा और 11th की केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होता क्या है। बीच में होता है न्यूक्लियस और उसके आजू बाजू ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बराबर? तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एटम है जिसको हम लोग को सर्कुलर शेप में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक स्फीयर कहा जाता है, इस एटम का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सही है बच्चों? एटम का रेडियस होगा कि नहीं? इस एटम का पूरे का कुछ रेडियस होगा।
अच्छा, अंदर का जो पार्ट है न्यूक्लियस, इसका भी कुछ रेडियस होगा। तो जब इनके रेडियस कैलकुलेट किए गए तो याद रखना बच्चों, एटम का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एन एटम, उसकी वैल्यू आई 10⁻⁻10 में, मीटर में। और जब न्यूक्लियस का रेडियस गिना गया, इसको जब कैलकुलेट किया गया तो इसकी आई 10⁻15 मीटर में। आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक फुटबॉल के ग्राउंड को, फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, अगर उसको आप एटम मान लो तो उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फुटबॉल एक न्यूक्लियस की तरह होती है। मतलब आप समझ रहे हो कितना डिफरेंस होगा, कहाँ फुटबॉल का ग्राउंड है और कहाँ उसके अंदर की फुटबॉल है, इतना डिफरेंस होता है। तो जब न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट किया गया तो रेडियस आया 10⁻15 मीटर। बार बार 10⁻15 मीटर लिखने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसको नया नाम दे दिया गया 1 फर्मी। तो ये पहला प्रैक्टिकल यूनिट है जो आपको बताना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय 1 फर्मी? तो इट इज 10⁻15 मीटर। एंड सिमिलरली जब एटम का रेडियस कैलकुलेट किया गया तो वो 10⁻10 मीटर आया, तो उसको नाम दे दिया गया 1 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्या नाम दिया बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम। स्लाइड चेंज हो गई। तो ये है हमारा सेकेंड वाला जो पॉइंट है, 1 एंगस्ट्रॉम। दिख गया सबको? देन थर्ड पॉइंट इज 1 नैनोमीटर। ये सब आपको सबको पता होगा, नैनोमीटर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। सो पॉइंट नंबर 3 जो हमको पता होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। डेकामीटर क्या हो जाएगा? -10 मीटर। ऑक्टामीटर क्या हो जाएगा? 10⁸ मीटर। नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो ये है पॉइंट नंबर 3। देन पॉइंट नंबर 4, लाइट ईयर। आप लोगों ने मेरे ख्याल से 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा। 1 लाइट ईयर क्या होता है? इसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर, दिस इज 1 लाइट ईयर। बड़े काम के ये लास्ट के 2 यूनिट है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान से देखना। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक का वैल्यू सबसे पहले देख लो, 3.03 × 10⁻18 मीटर। मीटर से हमको पता चल रहा है कि पार्सेक जो है इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा था, मीटर इज अ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ होता है। इसका मतलब पार्सेक जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, पहली बात। सो देखो, ये दोनों 5th वाला और 6th वाला है, ये नीट में पूछे गए क्वेश्चन से। क्वेश्चन ऐसा था कि पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, 4 ऑप्शन दिए थे, डिस्टेंस, टाइम और बाकी आप कोई 2 एग्जांपल ले लो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आंसर है डिस्टेंस का यूनिट है ये 1 पार्सेक। वैल्यू याद रखिए, तो 3.0 × 10⁻18 मीटर। सो पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ, याद रखना बच्चों। एंड 6th इज 1 शेक। 1 शेक का मतलब होता है 10⁻8 सेकेंड। सेकेंड से हमको पता चल रहा है कि दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि सेकेंड लगा है एंड सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम होता है। इसलिए बच्चों 1 शेक जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट है किसका? टाइम का। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻8 सेकेंड, मतलब 1 / 100000000, 8 टाइम्स 0 सेकेंड जो वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 शेक। आ गया बच्चों समझ में? वेरी गुड।